विपक्ष में भी तो अहंकार है। विपक्ष अपने अहंकार को तो थूके। हम बड़े तुम बड़े नहीं। देश की समस्या बड़ी है, देश बड़ा है, देश की जनता बड़ी है, देश का लोकतंत्र बड़ा है, और ये सारी चीजें अगर खतरे में है तो हमें देश को देखते हुए अपने सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, अहंकार को दूर कर देना चाहिए और एकजुट होकर के देश को बर्बाद करने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश की राजनीति को समझने के लिए इस कार्यक्रम में हम आपको कई जानकार लोगों से मिलवाते हैं। क्या कुछ हो रहा है, क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं, क्या नहीं पहुंच रही, उसका हमें काफ़ी ख्याल रहता है और हम इस प्रोग्राम में उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं जो कुछ आपको नहीं बताया जाता। इस वक्त दो बड़ी खबर हैं। एक तो ये कि बिहार में जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ छोड़ा है, उसके बाद बीजेपी के वो दुश्मन हो गए हैं, और वो दुश्मन ऐसे कि एक तरफ उनकी विधानसभा में बहुमत साबित हुआ, उसके साथ साथ ही कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों ने वहां छापे मारने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईडी और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से बीजेपी के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं कि सरकारें बनाने बिगाड़ने में पूरा काम कर रहे हैं। आपने अभी महाराष्ट्र में भी देखा, जिसको ईडी सरकार कहा गया, इत्तेफाक से वो दो लीडर भी उसी में फिट बैठते हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। तो ये कैसी तब्दीलियां हो रही हैं हमारे जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में। उसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर है दिल्ली से, राजधानी से। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके एमएलएस को बीजेपी की तरफ से 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं कि वो पार्टी छोड़ दें और बीजेपी को ज्वाइन कर लें। 40 एमएलएस के सिलसिले में इस किस्म की खबर है, यानी सीधा सीधा 800 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है दिल्ली सरकार गिराने के लिए। अब आम आदमी पार्टी के एमएलएस को लेकर के केजरीवाल कल पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पर, और उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसका शुद्धिकरण किया और कहते हैं गंगा जल से धोया कि उसको नापाक कर दिया है आम आदमी पार्टी वालों ने। तो ये सब चल रहा है। आखिर ये किधर जाएगा, कहां तक जाएगा? सरकारें तोड़ करके बनाने का इंतजाम इस इतनी दिलचस्पी से कि अपनी कोई इज्जत का ख्याल नहीं। आखिर देश किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई प्रजातंत्र अब भी है? क्या हम अब भी कहने के लिए प्रजातंत्र कहते रहें या तानाशाही कबूल कर लें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, नागपुर में रहते हैं और एनसीपी के लीडर हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में आप चूंकि ज्यादा नजदीक से शायद कुछ लोगों को जानते भी हैं, और सियासत में क्या क्या तब्दीलियां, क्या कुछ हो रही हैं, वो एक तो वो पहलू था कि क्या नीतीश कुमार को खुद नरेंद्र मोदी ने भेजा है, इस तरह से भी लोगों ने सोचा। लेकिन अब जो टकराव की हालत बन रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं और आपके सवाल के तरफ आऊं। काजमी साहब, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, अब ये सब कहने की बातें रह गई हैं।
है क्या ये आप देख लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में भी अगर आप जाने की बात करेंगे तो वोट देने का अधिकार तो सभी का है जितने वोटर लिस्ट में आ गए हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन फार्म भरने के जो फीस से लेकर के जो प्रचार के साधन हैं उनको देखेंगे तो फिर आपको पूंजी तंत्र दिखाई देगा, लोकतंत्र नहीं दिखाई देगा। और जब पूंजी तंत्र दिखाई देने लगता है तो आदमी पूंजी के तरफ भागने लगता है। पहले लोकतंत्र था तो लोग लोगों की सेवा के तरफ भागते थे, अब पैसा की तरफ भागते हैं। आपका सवाल है बिहार के मुद्दे पर, और आपने ये सवाल किया कि एक तरफ विश्वास का मत लिया जा रहा था और दूसरे तरफ जो है सीबीआई और ये सारे छापे डाल रहे थे बिहार के अंदर। हम उसको दो नजर से देखते हैं। पहली नजर यह है कि विश्वास के मत के समय में बहस के दौरान भी ये बात भय को उत्पन्न किया जाए, क्योंकि आज लोभ और भय दो ही चीज जो है साधन बन गए हैं राजनीति के। एक तो लालच में, और इस बात पर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रही थी। आपने देखा कि फ्री में बांटने वाली बात ये लोभ है, और दूसरा ये छापा डालना भय है। और लोभ और भय के बीच में जब राजनीति आ जाती है तो मार्ग नहीं रह जाता है, मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, मार्ग सीधा नहीं रहता है, मार्ग जो है वो चक्रव्यूह में आ जाता है। आदमी लालच में आ जाए कि डर जाए। तो विश्वास के मत से पहले वो ये चाहे कि कुछ तो भगदड़ मच जाए, कुछ लोग तो डर जाए कि मेरे यहाँ छापा आ जाएगा, या तो हाउस से बाहर हो जाए या कुछ करें। खैर, विश्वास का मत तो उन्होंने हासिल कर लिया। और इसमें एक बात यह देखिए कि टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग का सवाल है। एक तरफ सदन सरकार के गठन में विश्वास ले रहा है और दूसरी तरफ सेंटर जो है ये कहने जा रही है कि देखो तुम सरकार बना लोगे मगर तुझे हम चलने नहीं देंगे, तुझे ठीक से काम करने नहीं देंगे, तुझे हम सोचने भी नहीं देंगे, हम अपनी जितनी भी मशीनरी है तुम्हारे तरफ लगा करके तुमको हम तंग करते रहेंगे और तुम्हारे चीजों से जंग करते रहेंगे। तंग और जंग के बीच तुम इतना उलझ जाओगे कि जनता के हितों का ध्यान नहीं कर पाओगे। तो इधर ये बात चल रही थी, उधर नीतीश कुमार ने, आपने देखा जितना भी था सदन में बहस भी चल रही थी। और आपको पता भी होगा कि सदन में बहस के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया और वॉकआउट भी कर गए। तो सदन में ध्वनि मत से विश्वास का मत मिल गया। अब इस पर बात देखिए, विश्वास का मत होने के बाद तेजस्वी ने, जो वहां के डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी ने क्या कहा आपने सुना होगा। हम उसको बहुत पहले आपसे कहे थे कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों हो गए भाजपाई। लेकिन तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा भाजपा के 3 जवाई। समझ लीजिएगा, जवाई। हम इस बात को नहीं, हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि ईडी, इनकम टैक्स यानी आईटी, सीबीआई तीनों हो गए भाजपाई। लेकिन उसने कहा कि भाजपा के 3 जवाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। यानी अब ये देखिए, जवाई यानी दामाद, दामाद यानी, अब सोचिए तो लोगों की भावना तो जाने लगी है। देखिए एक बात आपको बताएं, कुछ भी हो जनता समझने लगी है और जनता ये मान चुकी है कि ये किसी भी प्रकार एन केन प्रकेन अपनी सत्ता चाहते हैं। और आपको मालूम है लोग मुंह बंद है। मुंह बंद होने का मतलब अंदर आक्रोश है। आक्रोश का मतलब कि जब आक्रोश जनता कब निकालती है? जब चुनाव के मौके आते हैं, मगर वो अब नहीं निकाल पाती है, इसलिए कि आक्रोश तो तुम्हारे बदन में है, मशीन की लाइन में तो आक्रोश नहीं है, वहां तो सपोर्ट है। मशीन किसका साथ दे देगी तुझे क्या पता है? तुम आक्रोश में विरोधी का बटन दबाते हो और मशीन अंदर अंदर जो है कमल का फूल खिलाती है, तो तुम्हारा आक्रोश वहां से नहीं चलेगा। इसलिए आज ही से जनता को अपने मन के आक्रोश को बाहर निकालना है तो ईवीएम के विरोध में पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ये खड़ा नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम के रहते हुए ऐसी जालिम सरकार को हटाना मुश्किल है, मुश्किल है और नामुमकिन भी कहा जा सकता है। समझिए। और ये छापा केवल भय को
उत्पत्ति कर रहा है। और अभी दूसरा भी आपने देखा, इनकी चीजों में अब जाएंगे। अभी एक छोटी सी बात आई है, आपके नॉलेज में डाल दें कि जो सरीन है वहां के, क्या नाम है, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके विधायक पद जो है उसको अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यपाल के पास भेज दिया है, वो भी खदान का मामला लेकर के। और अभी यहां देखेंगे हमारे यहाँ कि फर्जी सर्टिफिकेट पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाली जो है नवनीत राणा, हाई कोर्ट में मुकदमा हार गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील दी गई और अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। वो 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद सुनवाई हो या कुछ भी हो। एक तरफ अपने विरोधियों को सताने के रास्ते बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो इनके शरणम गच्छामी में आ जा रहे हैं उनको बचाने के रास्ते बनाए जा रहे हैं। यही दोहरा मापदंड जनता को यह सोचने के लिए विवश कर रहा है कि यह सरकार न्याय नहीं, यह सरकार केवल अपने कुर्सियों की रक्षा करने के लिए, विरोधियों को सताने के लिए और भारत से लोकतंत्र मिटाने के रास्ते पर चल रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार जो इतने अरसे तक बीजेपी के साथ सरकार को एंजॉय कर चुके चीफ मिनिस्टर के तौर पर, अब विपक्षी दल उन पर कितना विश्वास करेंगे या कितना विश्वास कर रहे हैं? चूंकि ऐसा भी लग रहा है कि अब से पहले बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपोजिशन की तरफ से ममता बनर्जी या शरद पवार जी या कोई इस तरह के लोग, अब उन लोगों के नाम सारे पीछे हटा करके, क्योंकि गोदी मीडिया तो उनके साथ है, ये तय है, तो नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर पेश करके कहीं कमजोर पहलवान खड़ा करके फिर से जीतने की तैयारी तो नहीं है? देखिए काजमी साहब, एक बात आपको साफ बता दूं, मोदी से ज्यादा कमजोर देश में कोई नेता नहीं है। और ये बात मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, क्योंकि जो भयभीत होता है वो डरपोक होता है, और जो डरपोक नहीं होता है वो हर समस्या से का जवाब देने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। ये इतना डरपोक है कि अपने इर्द गिर्द जिनसे खतरा महसूस होता है उसको ये हटाने का काम करता है, निकालने का काम करता है। केवल उसकी ताकत क्या है ये भी आप जान जाइए। आज आपसे बता देना चाहता हूं, मोदी की सबसे बड़ी ताकत विपक्ष का कमजोर होना, दूसरी बड़ी ताकत मीडिया का मुट्ठी में होना, और तीसरी बड़ी ताकत नफरत की बुनियाद को जिंदा रखना, सांप्रदायिकता को जिंदा रखना। समझ लीजिएगा, यही 3 उसकी बड़ी ताकत है। और इन ताकत को तोड़ने के लिए मैं आपसे दावा करता हूं, ये नीतीश कुमार हो, दुनिया हो, ये विरोधी पक्ष के कैंडिडेट के रूप में भी अगर आएंगे तो बहुत कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला तो है भाजपा की फूट से, जो भाजपा में से जो फूट पैदा होगी वहां से सरकार। क्योंकि आप एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी देश की राजनीति का बदलाव आप देखे होंगे तो नई ज्योति के पैदा होने से नहीं हुई है, पार्टियों की फूट से हुई है। 1977 में भी, अगर उसको छोड़ दीजिए, 1971 में इंदिरा को इतनी बहुमत मिली थी, कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी थी, और बांग्लादेश की लड़ाई के बाद उन्हें इतना बहुमत मिला था। फिर 1977 में आप आएंगे तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के इमरजेंसी में सारी पार्टियों के नेता जितने इंदिरा के खिलाफ थे जेल में रखे गए, तो जनता पार्टी ने जन्म लिया था और फिर सरकार बनी थी। तो आज भी आपको देखे होंगे कि भाजपा के अंदर आज भी 60% जो नेता है वो कांग्रेस से भाग कर गए हुए नेता है, और उसके बाद ये सरकार बनी है। वही चीज भाजपा में पैदा होगी, भाजपा टूटेगी और टूटने के बाद से वहां से आएगी। क्योंकि एक आप देखे होंगे देश के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से निकल करके बने थे, बीपी सिंह साहब, तो यहां विभीषण को शासन मिलता है। ख्याल कीजिएगा, आप चले जाइए, यानी रावण के वध के का जो नाभि की बात बताता है वही विभीषण दोबारा लंका का वो राजा बनाया जाता है। तो यहां जो पार्टी तोड़ कर आता है वही इस रास्ते में जाता है। तो ये, और दूसरा आपका शंका जो है ये सारे नेताओं के अंदर भी है कि कहीं नीतीश कुमार विरोधी पक्ष के कैंडिडेट बन करके एक नई हवा देने तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि ममता और शरद पवार, केजरीवाल,
ये बहुत से लोगों का नाम चल रहा था। केजरीवाल का नाम तब आ गया जब पंजाब में सरकार बन गई और गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी ताकत बढ़ी। तो ऐसा लग रहा था कि 2-3 स्टेट में अगर उसकी सरकार बनती है तो वो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने के योग्य है। योग्यता का तो सवाल ही नहीं है कि कौन कितना योग्य है, कहाँ है, और कोई डिग्री तो है नहीं। तो इसलिए योग्य और अयोग्य की बात नहीं है। लेकिन एक बात आपने पूछा कि नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया जाए। देखिए, एक बात आपको बता दूं, विश्वास समय कराता है, विश्वास समय कराता है और विश्वासघात भी समय कराता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। तो ये सरकार छोड़े तो एक बार कहे कि डबल इंजन की सरकार के लिए मैं भाजपा के साथ जुड़ गया, और जब 17 में छोड़े तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं और लालू के परिवार पर भ्रष्टाचार है और तेजस्वी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सरकार छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ही बर्बाद की जा रही थी, हमारे पार्टी में ही फूट डाला जा रहा था, इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं। साथ छोड़ने के कई अभिप्राय और कई कारण होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद अपना भरोसा खो दिया है। मगर परिस्थितियां आदमी को दास बना देती हैं और कभी कभी प्रसन्न तो कभी उदास बना देती हैं। तो अब परिस्थितियों के अनुकूल चलने की बात आती है, परिस्थितियों में ही आदमी को चलना पड़ता है। अब परिस्थितियां ये कह रही हैं, जो आप शंका जन्म ले रहे हैं, ये सब में शंका का जन्म है। और मेरा मानना है कि छोटी छोटी पार्टियां अपने स्तर पर अपनी चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे और सेंट्रल में सरकार बनाने के समय में अपने लाभ को देखते हुए समर्थन देने की बात करेंगे। ये आप भूल जाइए कि कौन किसके साथ जाएगा, समर्थन देने की बात करेंगे। और मेरा जहां तक राजनीतिक सोच है वो ये है कि भाजपा में से ही एक दल बाहर निकलेगा और जो बाहर निकलने के बाद बाकी विरोधी दलों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने का काम करेगा। अच्छा, ये बहुत ही दिलचस्प बात है नीतीश कुमार के साथ कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब वो बीजेपी से अलग चले जाते हैं ताकि वो अपने नाम से कुछ एमएलएज एमपीज लें, और फिर जब इलेक्शन के बाद सरकार बनती है तो फिर वो बीजेपी के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल 2 बार ऐसा हुआ, तो ऐसा महसूस होने लगा कि शायद बीजेपी खुद कहती है कि तुम वहां से ले आओ एमएलए और फिर हमारे साथ मिलकर सरकार बना लेना। तो ये इस तरह का कैरेक्टर शायद एक जमाने में कुछ लोगों को कहा जाता था राजपूत, और जिसका राज उसी के पूत, तो तकरीबन उसी तरह की हालत इन्होंने दिखाई। नहीं काजमी साहब, आपको एक बात बताएं, इस बार जो 2020 वो 17 का चुनाव हुआ था, तो 17 के चुनाव में 17 नहीं 20 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा वहां गोटी खेल गई थी, चिराग पासवान को अलग से लड़ा रही थी। और चिराग पासवान जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे वहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और जहां भाजपा के कैंडिडेट थे वहां उसने खड़ा नहीं किया था। और वो अपने आप को आपको पता ही होगा कि मोदी का हनुमान अपने आप को कह रहे थे, और उस बीच में आया, बात वहां भी चली और सीट घटी, सीट इतनी घट गई कि ये 45 पर रह गए और भाजपा जो है वो 77 पर चली गई। और उसके बाद जो है ये छोटे दल थे, तो आप जानते हैं ना कि मुट्ठी में रखने के लिए भाजपा ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। सुशासन और सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार बिहार में चर्चित हैं और चर्चित रहे। व्यक्तिगत रूप से आज तक उसके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछाला गया है, और वो अपने आप के अपने कपड़े और अपने बाल की तरह से अपने कैरेक्टर को भी सफेद रखे हुए हैं। मगर ये दल बदल वाली बात को देख देख करके जनता कहती है कि कोई उनका नाम जो है पलटू राम रख देता है, कोई बदलू राम रख देता है, कोई कह देता है कि मौका परस्त वाले भगवान हैं, कब किधर चले जाएंगे भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने जीवन के आखिरी समय जो चल रहा है और राजनीति के आखिरी क्षणों में अपने घटे हुए विश्वास को फिर कायम रखने के लिए एक जगह पर बने रहेंगे और टिके रहेंगे। अच्छा, अब मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में बात करना चाहता हूं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और
ये कहा गया कि 40 एमएलए को अपने साथ लाने के लिए 20-20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया बीजेपी की तरफ से। आप अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से बड़ी तादाद लोगों की खुश है, इसीलिए दूसरी तीसरी बार सरकार बनी। खासतौर पर स्कूलों की जो बेहतरी की और अस्पतालों की जो बेहतरी की, इम्प्रूवमेंट किया, उससे लोग काफी खुश हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री मिल जाती है, उससे भी लोग खुश हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मैं दिल्ली में जानता हूं जिनको पूरा पूरा साल हो जाता है, बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ये बात अलग है कि वो ये भी कह दिया गया इस सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से, कि दिल्ली सरकार यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी पब्लिक के चुने हुए एमएलए और चीफ मिनिस्टर के कोई मानी नहीं है। लेकिन अब इस वक्त जो ये इल्जाम लगाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सच होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी आजकल भी महाराष्ट्र में भी नारे लग रहे हैं, खोके और ओके, करोड़ों की बात चली और हमारी सरकार कैसे गिरी वो भी आप जानते हैं। तो जब आप जानते हैं, जब किसी आदमी के चरित्र में बात जुड़ जाती है तो कमोबेश वो सही होती है। और आपको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके सबूत जब जांच होती है तो होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और थोड़ा आप इसको थोड़ा अपने इसमें रखिएगा और लोगों में डालने की कोशिश कीजिएगा। आप ये बताइए, हमारे अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपया मांगे, इस नाम पर आपने जेल में डाल दिया। समझ लीजिएगा, आज एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे 40 एमएलए को 20-20 करोड़ में खरीदने की बात चल रही है। आप ईडी बैठाइए ना इस जांच में के, इसके लिए सीबीआई की जांच कराइए ना। और जहां से ये बात फूट कर आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए ने कहा है, तो उस सूत्र को लेके चलिए ना। लेकिन नहीं चलेंगे। एक तरफ केवल हवा दे दी जाए तो आप जेल में डाल देंगे, और एक तरफ जो है जहर दे करके आप कह रहे हैं जहर नहीं दवा है। तो जहर को आप दवा बना दे रहे हैं और हवा को जो है आप इधर से उधर कर रहे हैं। ये अजीब सी चीजें पैदा हो चुकी हैं। और आपको मालूम है कि ये जनता के हित की बात नहीं करना चाहते, ये केवल चाहते हैं कि हम ये साबित करें कि देश में हमारी ही सरकार रही और हमारी सरकार के खिलाफ कोई नहीं रह सकता और हमारे बगैर कोई नहीं रह सकता। हमने आपसे इससे पहले भी कहा था कि मोदी का एक ही विजन है कि मेरे बाद भाजपा का कोई प्रधानमंत्री नहीं, मेरे जैसे किसी का शासन न हो। क्योंकि इतिहास में हम ये कहने के लिए आ जाएं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो चीज इन्हीं क्या नारा चला था, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है आप देख लीजिए। मोदी है तो यह भी मुमकिन है कि हम 15 अगस्त को लाल किला से नारी के सम्मान की बात करेंगे और उसी दिन नारी का अपमान और हत्या करने वाले लोगों को छोड़ देने का भी काम करेंगे। ये मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी अपनी मुमकिन की चीजों को जिंदा रखना चाहता है। और ये मैं कैसे कहूं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बात में सत्यता प्रतीक होती है, और सत्यता प्रतीक हो रही है तो जांच कराइए, जांच करा करके बताइए कि सच है कि झूठ है। ये बहुत ही अहम बात है और सब कुछ अपने हाथ में है। दिल्ली का मामला है और अरे राज्यपाल आपका है, आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जनता के चुने हुए सरकार की कोई वैल्यू नहीं है। गृह विभाग आपके हाथ में है, जांच की सारी मशीनरी आपके पास है, आप सारी चीज कीजिए। अभी तो उनके मिनिस्टरों को जेल में डालने, यानी देखिए डराने का काम हुआ, अब खरीदने का काम हो रहा है। तो लोभ और भय दोनों के जरिए सरकार चलाने का काम तो कर ही रही है भाजपा। और इससे इस बात को बल मिलता है कि जो भय से नहीं डर रहे हैं उन्हें खरीदने का काम चल रहा है। ये बहुत ही अहम बात की। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी वालों ने तो ये कह दिया, मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं और हम अपना काम जारी रखेंगे जो कुछ जनता के लिए कर रहे हैं। काजवी साहब देखिए, मैं गर्दन कटाने की बात मत कीजिए, न गर्दन झुकाने की बात कीजिए। गर्दन उठा करके बात चलने की है तो आप सभी अपने निजी स्वार्थों को छोड़िए। जनता के स्वार्थों के लिए ऐसा लगता है
नोट कर लीजिए। अंग्रेज को भगाने के लिए जिस तरह देश में आजादी की बात चली थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कुर्बानी देनी पड़ी थी, उसी तरह अंग्रेजों के इन दलालों की सरकार को हटाने के लिए भारत की जनता को एकजुट होकर के लोकतंत्र के रास्ते से इन्हें हटाने का काम करना पड़ेगा। तो आप पहले उस मुहिम में तो आइए। आप लोग भी तो थोड़ी थोड़ी बात में कभी उससे लड़ जाते, कभी उससे लड़ जाते। विपक्ष में भी तो अहंकार है, विपक्ष अपने अहंकार को तो थूके। हम बड़े तुम बड़े नहीं, देश की समस्या बड़ी है, देश बड़ा है, देश की जनता बड़ी है, देश का लोकतंत्र बड़ा है, और ये सारी चीजें अगर खतरे में हैं तो हमें देश को देखते हुए अपने सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, अहंकार को दूर कर देना चाहिए और एकजुट होकर के देश को बर्बाद करने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने कंक्लूड इतना अच्छा कर दिया कि मुझे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।